आपने क्या सोचा, क्या लगा, कोई प्रश्न रहा? एक बार मैं रिपीट कर दूं, ऐसा करता हूं, ठीक है? फिर आपका कोई लंच टाइम में कुछ प्रश्न बना हो तो उसको लेते हैं, और फिर आपका जो होमवर्क हुआ उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारा कोई ना कोई लक्ष्य बनता है कि हमको कुछ करना है। जैसे बचपन से शुरू करते हुए देखें तो पढ़ाई करनी है, 10वीं अच्छे मार्क्स से पास करनी है, फिर 10वीं हो जाए तो 12th अच्छे से पास करना है, 12th अच्छे से हो जाए तो कॉलेज अच्छे से पास करनी, फिर जॉब करनी अच्छी, फिर प्रमोशन पाना, फिर शादी करनी, फिर बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को 10वीं अच्छे से पास कराना, बच्चे को जॉब लगाना, फिर पोते तक बात जाती, फिर कहीं जा कर के रुकता नहीं है। दूसरा ये भी है कि ये चलता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बट होता ये है कि ये जो पूरा चक्कर चलता है लक्ष्य का, कार्यक्रम का, मतलब एक लक्ष्य को पहचाने, उसके लिए जो करना बनता था किया, और वो पूरा होते होते तक कोई और लक्ष्य दिख गया, तो उसमें कहीं तृप्ति नहीं मिलती अपने को, अतृप्त रह जाते हैं। और हर बार अतृप्ति के साथ उसको फिर करते रहते, दोहराते रहते, चक्कर चलाते रहते, तो उससे अपने को थकान भी महसूस होती है, निराशा भी होती है, हताशा भी होती है। तो इन सबको मिला करके हम कहते हैं कि दुख है ज़िंदगी में, हमको जो कुछ चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा। इससे होता यह है कि हम अपने में परेशान रहते मतलब हमको जो करना है ज़िंदगी में हम कर नहीं पा रहे तो हम परेशान रहेंगे। और जिस किसी के भी साथ व्यवहार करते, चाहे संबंध हो, चाहे काम करने की जगह हो, चाहे पढ़ने की जगह हो, वहाँ पर भी हम दूसरों को ठीक से स्वीकार ना, उनके साथ ठीक व्यवहार करना कर नहीं पाते। तो उस कारण से होता है कि हम अपने में परेशान हैं, हम दूसरों के लिए परेशानी बन रहे, या दूसरा खुद परेशान है और हम भी उसके साथ उस परेशानी को मिल करके बढ़ा रहे। तो इससे होता है कि हम संघर्ष में उतर आते हैं दूसरों के साथ। तो हम दुखी है अपने में, दूसरों के साथ संघर्ष में उतर आए, अब संघर्ष हुआ तो हम फिर दुखी हुए तो और संघर्ष बना, तो ऐसे एक दुष्चक्र बन जाता है। फिर वो चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे संबंध का मामला हो, चाहे समझने का भी मामला हो ना। समझने में भी लगता है कि इतना समझ लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इतना समझ ले तो, लेकिन कोई ऐसी बात पकड़ में नहीं आती कि जिससे सही में ज़िंदगी आसान हो। तो अपने को कुछ ऐसा ढूंढने की ज़रूरत है कि जो एक लक्ष्य को पहचाना, उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया, किया, और फिर जो फल मिला उस फल के साथ में अपन आराम से जीते रहे। तो ऐसा लक्ष्य क्या हो सकता है? तो हम 4 आयाम पे जीते हैं। एक तो मेरा अपने साथ जीना होता है, जैसे मैं किसी के साथ बोल नहीं रहा या कहीं अकेला बैठा हूँ तो भी मेरे विचार तो चलते ही, मेरे में कुछ भाव बनता ही है। उसको थोड़ा और देखें कि जैसे अभी मैं इतने सारे लोगों के साथ बोल रहा हूँ, तो क्या मेरा अपने में जीना बंद हो गया कि चल रहा है? चल रहा है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ कुछ सोच के बोल रहा हूँ, कुछ आप लोगों के प्रति भाव है, उस भाव के तहत बोल रहा हूँ। तो अपने में जीना एक आयाम है, एक डायमेंशन है। दूसरा है कि हम परिवार में जीते, उसको भी देखें। अभी आप लोग शिविर में आए तो परिवार में जीना बंद कर दिया या चल रहा है? चल रहा है। हम समाज में जीते, कहीं अकेले भी बैठे हैं तो भी समाज में जीते हैं कि नहीं जीते? जीते हैं। और प्रकृति के साथ जीते, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि हम प्रकृति के साथ निरंतर जीते हैं कि नहीं जीते, ऑब्वियसली जीते हैं। तो इन चारों आयामों में कुछ ऐसी बात को पहचानने की ज़रूरत है कि जहाँ हम निरंतर जीते हैं तो हमको वहाँ निरंतर सुख चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट 2 डोज मिल गए सुख के, बाकी दुख होगा तो चलेगा, ऐसा तो नहीं चलता। निरंतर सुख चाहिए इन चारों आयामों में। तो क्या स्थिति हो कि जिससे निरंतर सुख मिल पाए? तो अपने में हम समझदार हो पाए। अब परिवार में जितने भी 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, सब समझदार है, तो ऐसे परिवार में संबंध में मधुरता होगी और समृद्धि होगी। ऐसे एक परिवार के साथ दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, ऐसे जितने भी परिवार मिलेंगे तो उस समाज में क्या होगा? अभय का वातावरण होगा। और जब पूरी मानव जाति इतना अच्छा जी रही है, फिर प्रकृति के साथ शोषण की, प्रकृति को डिस्टर्ब करने की कोई बात आती ही नहीं, तो प्रकृति संतुलित रहनी ही है। तो ये ऐसा लक्ष्य है कि जहाँ एक बार पहुँच गए फिर वापस नहीं आ सकते, ऐसा हमने प्रस्ताव के रूप में कहा था। इसको आप लोग अभी भी
मैं मान रहा हूँ कि जांच ही रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपने जांच के स्वीकार लिया है कि हाँ एक बार इसको पा लिया फिर ये निरंतर है। इसके लिए कार्यक्रम क्या बनेगा? तो कार्यक्रम यह है कि हमको कुछ समझना है, समझ के जीना है और समझाना है। कुछ सीखना है, करना है, फिर सिखाना है। तो क्या समझना जीना समझाना है? स्वयं को समझना, संबंध को समझना, संसार को समझना। ये भी एक प्रस्ताव था कि जितना भी समझने का एक पूरा फैलाव देखे, जितने भी साइंसेस, जितने भी थियरीज, जितने भी लॉजिस, जितने भी इज़म सब है, सब इन तीनों में आ जाते हैं कि नहीं आते, ये भी जांचने का मुद्दा है। इसको देख सकते हैं कि हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ये कर लिया तो निरंतर सुख हमको फल के रूप में मिलेगा। इतनी बात हमने कंटेंट पर की थी। कंटेंट का तरीका क्या हो, जो मैंने यहाँ लिखा था, तो यह है कि हम संवाद पूर्वक बात कर रहे हैं, जिसमें मैं जो बोल रहा हूँ एक प्रस्ताव की भाषा है, मतलब एक प्रपोजल है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, चलो हम मिल के देखें। उसको आप लोग सुन रहे हो, उसके 4 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन यह है सुना, अनसुना कर दिया, एक कान में गया दूसरे से निकाल दिया, नॉर्मल भाषा में कहे तो। दूसरा ऑप्शन यह है कि सुना और तुरंत रिएक्ट कर दिया। तीसरा यह है कि सुना और मान लिया कि हाँ भाई ठीक ही बोल रहा होगा व्यक्ति। चौथा यह है कि सुना, सोचा, परखा और जाना, या जाना के बदले एक और भी शब्द लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्ड किया। मतलब पहली बार में क्या था, सुना और रिएक्ट किया। अब क्या है, सुना, सोचा, परखा, फिर रिस्पॉन्ड किया। दोनों में क्या अंतर हो गया? एक मतलब हिंदी में कहे तो एक हो गई प्रतिक्रिया, एक हो गया प्रतिभाव। प्रतिक्रिया देते हैं मतलब जैसे दीवार पे बॉल मारी तो उतनी स्पीड से वापस आएगी, ये प्रतिक्रिया हो गई। तो कोई हम कर ऊंची आवाज़ में बोला गुस्सा करके, हम सामने उतनी आवाज़ में गुस्सा करके बोल दिए, ये क्या हो गया? प्रतिक्रिया हो गई। प्रतिभाव क्या हो गया कि सामने वाले ने जो भी किया, मैं उसको सोचता हूँ उसकी क्या स्थिति हो सकती है, अनुमान करता हूँ कि भाई वो व्यक्ति खुद कहीं अपने में परेशान है इसलिए मुझ पर चिल्ला रहा है। तो अब मेरा काम क्या है, मैं उसको और परेशान करूँ कि मैं शांत रहूँ और उसको शांत करूँ? तो ये सोच के फिर जब हम कुछ बोलते हैं तो वो प्रतिभाव है, वो रिस्पॉन्ड है। अच्छा, इस प्रस्ताव के अर्थ में देखें तो कैसे देखेंगे रिस्पॉन्ड को? रिएक्शन ये होता है कि मैं कुछ कहूँ और आप तुरंत कह दो गलत कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपने रिएक्ट कर दिया। मैं कुछ कहूँ, उसको आप सोचो, परखो, जांचो, और फिर आपको लगे कि कुछ ऐसा हो सकता है बट ये प्रश्न है मुझे, ये प्रतिभाव हो गया। तो पूछने के कितने तरीके होते? 3 होता है। एक कौतूहल के प्रश्न जिसका जीने से कोई ताल्लुक़ नहीं, बस ऐसे ही गप मारने के लिए बातें कर रहे हो, ऐसे प्रश्न। दूसरा हो गया अपने अहंकार से जुड़े प्रश्न, हम कितना कुछ पढ़ चुके हैं, कितना हमने रट लिया है, ये दिखाने के लिए पूछते हैं। तीसरा है जिज्ञासा से जुड़े प्रश्न। तो हम इस विधि से चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मुझे लगता है जिसको थोड़ा और हाईलाइट करना चाहिए कि इस पूरी प्रोसेस में तरीका क्या, स्टेप्स क्या होंगे। उल्टा पुल्टा कलर आ गया पर कोई बात नहीं। तरीका क्या होगा कि सबसे पहले दुनिया ठीक हो। अब दुनिया ठीक है तो जो मेरे सामने आएगा वो ठीक हो, और अब सब ठीक है तो फिर मैं क्यों हल्ला करूं, मैं तो ठीक हूँ ही। या फिर मैं समझदार हो जाऊं, मैं समझदार हो के दूसरों को समझदारी से जीने की प्रेरणा दूं, और ऐसे चलते चलते दुनिया ठीक होगी। तो हम सबको ये लगा था उस वक्त कि ये तरीका ठीक है। तो इतनी बात हमने पहले सेशन में की थी। कुछ छूट गया, आप ध्यान दिलाना चाहे तो दिला सकते हैं नए आए लोगों के लिए। बताइए, तो आप लोगों को क्या इसमें लंच टाइम में कुछ सोचा, कुछ प्रश्न हुआ तो पहले उसको देख ले, फिर हम ये देखें कि आपकी इच्छाओं को इस 4 भागों में आप बांट सके या कहीं अलग पड़ रहा है कुछ, उतने पर बात करते हैं। बताइए, कोई प्रश्न है? इससे अलग भी से जा तो रही है कि मतलब मैं खुशबू सूंघूं और क्या? वो खुशबू अच्छा, सुगंध लेना है। हाँ 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 हाँ, अच्छा। और मतलब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाऊँ, तो जो इससे बाहर जा रही है इच्छा है वो बेसलेस इच्छा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है।
हाँ, मतलब इच्छाएं बाहर जा रही है, लेकिन अपनी ये स्वीकृति है कि बाहर जा रही है, वो बहुत काम की नहीं है। जो हाँ। मूल है वो तो यही है, चार। बढ़िया। बाकी कोई शेयरिंग? जी, तो सबकी इच्छाएं आ जा रही इस चारों में, या बाहर जा रही है, या लग रहा है कि तीन में निपट जा रही है, चौथे की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये क्यों एक्सरसाइज कराई? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये अपने जीने से जुड़ी बात है। हम कोई ऐसी बात नहीं पढ़ रहे जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और जिसको लिखना है इतना लिखे तो 4 मार्क मिल गए। हम ये ज़िंदगी की एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो पढ़ रहे हैं ना, वो समझने का प्रयास करें, और अपने हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ये। तो हमको जो कुछ भी करना है वो इतना है। और एक और भी बात मैंने कही थी इसके साथ में, और आपने कहा था कि ठीक भी है कि ये मेरे अकेले का लक्ष्य है कि हम सब का लक्ष्य है। हम सब का लक्ष्य है। उसमें किस तरह का भेद दिखेगा आपको? मतलब अभी जितने भेद बनाए ना मानव जाति ने, कि एक इस आधार पे अलग अलग मानव, इस आधार पे अलग अलग मानव, ऐसा कौन सा भेद यहाँ चलता है? स्त्री पुरुष का भेद चलता है इसमें, इन चार में? देश के आधार पर, धर्म के आधार पर, नात जात के आधार पर, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी, उस तरह से कोई भेद नहीं चलता। तो हर मानव की ये प्यास है, हर मानव को ये चाहिए, हर मानव का यही लक्ष्य है, और हर मानव का यही कार्यक्रम है, स्वयं को समझना, संबंध को समझना, संसार को समझना। इतना क्लियर है? आगे बढ़े या इस पे कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? ठीक है। तो हम थोड़ा ये कह रहे थे पिछले सेशन में कि समृद्धि को देखेंगे थोड़ा। तो देखते हैं। एक बहुत बड़ा ज़मींदार व्यक्ति था, तो उसके बहुत सारे खेत थे। इतने सारे खेत थे कि उसको देखने जाना हो तो भी घोड़े पे सवार होकर के जाना पड़े, इतने सारे। तो उसमें एक सबसे मतलब बहुत अलग अलग किसानों को वो बांट रखे थे कि तुम इतना करो, तुम इतना करो, तुम इतना करो। तो एक किसान जो था वो सबसे अच्छा उत्पादन हर बार देता था, और दवाई बवाई नहीं डालता था, ऑर्गेनिक करके ही देता था, और सबसे अच्छा उत्पादन देता था। तो इस ज़मींदार का मन हुआ कि चलो उसका खेत देख के आए। तो वो गया उसके खेत में, तो देखा तो वो शाम का टाइम हो गया था, तो वो एक पेड़ के नीचे अपना एक थाली लेके बैठा था। तो ये ज़मींदार भी गया, तो ये वो खड़ा हो गया कि आइए आइए साहब जी। तो उस ज़मींदार ने कहा खा लो तुम, अपना काम पूरा कर लो खाने का। तो उसने देखा कि ये बड़ा खुश होकर खाने को बैठा कि चलो अब मेहनत की रोटी खा रहे हैं, मज़ा आएगा खाने में, पेट भर के खाऊंगा। इसने देखा तो एक वो बाजरे का रोटला था, एक प्याज था और थोड़ी चटनी थी। तो उसको लगा कि देखो ये कितने गरीब इंसान है। ज़मींदार को हुआ कि इतना भर है और उनको लग रहा है कि हम बड़ी खुशी से खा रहे हैं, जबकि मैं तो कितना पैसे वाला हूँ ना, मेरे पास तो कितना कुछ है खाने को। तो वो बैठा, देखा तो वो तो बड़े मस्ती से खा रहा था, और खा लिया, फिर अच्छी अच्छी बातें भी की। उसने कहा कि ज़मींदार साहब आप बुरा ना मानो तो एक सच्ची बात कहूँ। ज़मींदार ने कहा बताओ, तुम तो वैसे भी मेरे फेवरेट किसान हो, तुम तो बोल सकते हो जो बोलना चाहो। तो उसने कहा कल रात को मुझे एक स्वप्न आया था, और स्वप्न में यमराज आए थे। ये कहानी है सिर्फ, है ना, जीवन विद्या से जुड़ी बात नहीं है। तो ये मत पूछना कि यमराज कहाँ से आ गए कहानी है। तो वो बताता है कि कल यमराज आए थे, और यमराज ने कहा कि इस विस्तार का जो सबसे समृद्ध व्यक्ति है उसको मैं कल लेने आने वाला हूँ, कल सुबह 5 बजे से पहले। अब ये ज़मींदार की तो मतलब वो वैसे हिल गया पूरा कि इस एरिया में मुझसे ज़्यादा समृद्ध और कौन है, ये सब सारे खेत मेरे ही है, पूरा गांव मेरा है। तो वो तो तुरंत घोड़ा लेके वापस चला गया, और जाते जाते मन में यही डाउट रहा कि ये मैंने इसको गरीब माना, और इसको मतलब कहा भी था एक दो बार कि तुम इतने में भी इतना खुश रहते हो और क्या करते हो। तो इसने मुझे तंग करने के लिए ऐसा कहा, या सच में ऐसा हुआ होगा। बट डाउट तो रह गया कि शायद मैं मर जाऊंगा। तो ये 3-4 वैद्य को लेकर के अपने बंगले पे गया कि भाई हर 5-5, 10-10 मिनट पर सब चेक करते रहो, कुछ होना नहीं चाहिए मुझे। तो सब वैद्य ने कहा ठीक है।
तो 5-10 मिनट पे ब्लड प्रेशर और वो सब चीज़ें, हार्ट रेट और वो सब चेक करते रहे। तो 2 बजे 3 बजे ऐसे सुबह के 6 बज गए, फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे पक्का पता था, ये मुझे ऐसे ही तंग करने के लिए बोल रहा था। तो वैद्यों को कहा कि अब आप लोग जाओ, ख़त्म हो गया काम, कुछ नहीं हुआ। तो वैद्य सब निकल ही रहे थे, तभी एक भाई दौड़ते दौड़ते आया और कहा कि साहब जी वो किसान जिससे आप कल मिले थे वो आज सुबह मर गया। तो इससे क्या समझ में आता है? थी तो कहानी, बताइए आप लोग क्या इससे समझ में आता है? तो समृद्ध वही था कि मतलब उसकी जितनी ज़रूरत थी वो उतना कमा पा रहा था और उसको खुशी से खा पी के मतलब अच्छे से रह रहा था। ठीक बात है ना, सब सहमत है इससे? तो कौन से 2 शब्द है जिसके बीच हम बहुत बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न कर देते हैं? हाँ, हेलो है ना, इन दोनों में बहुत बड़ा हम जब दूसरों को देखते तो भी गड़बड़ करते हैं, जब अपना लक्ष्य सेट करते तब भी गड़बड़ करते हैं। अपना लक्ष्य होना क्या चाहिए? ये बनना कि ये बनना? हेलो और हम उसको लेकर के जो कुछ भी कार्यक्रम बनाते हैं वो कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं कि यहाँ जाते हैं? हम दूसरों को जब जज करते हैं तब हम किस बात को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए? जो ये है उसको, ये है उसको, जो समृद्ध है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। हम ज़्यादा प्रभावित किससे होते हैं समाज में? अमीरों से। तो इसकी परिभाषा क्या करेंगे? एक और शब्द भी जोड़ लेते हैं ना, गरीब। मतलब जिसके पास साधन नहीं है और जो दुखी है। साधन मतलब जो जीने के लिए बेसिकली चाहिए होता है वो सब। अमीर किसको कहेंगे? साधन संपन्न दुखी। ठीक है, साधन संपन्न तो है फिर भी दुखी है। और समृद्ध किसको कहेंगे? साधन संपन्न सुखी। तो अभी अपना जितना भी कार्यक्रम है, हो सकता है कि बहुत से लोग इस कैटेगरी में है अभी दुनिया में। हम उनको कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ ले जा रहे हैं कि यहाँ ले जा रहे हैं? जितनी भी योजनाएं चलती है, जितना भी हम सोचते हैं, या हम अपने परिवार के बारे में भी जो सोचते हैं, हम यहाँ जा रहे हैं कि यहाँ जा रहे हैं? अमीर वाले में जा रहे हैं, जबकि जाना कहाँ है हमको? हमारी खुद की चाहत है ना समृद्ध। मैंने कब कहा कि हमको समृद्ध ही होना, अमीर नहीं होना, है ना? हम खुद कह रहे हैं कि हमको समृद्ध होना है, अमीर नहीं होना। तो दोनों में भेद क्या है फिर? चलो ये तो सुखी दुखी शब्द तो लिख दिया, बट अपनी भाषा में बताइए कि आपको दोनों में क्या फ़र्क लगता है? कोई एक व्यक्ति समृद्ध है, कोई एक व्यक्ति अमीर है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि मतलब जो इंग्लिश में जो पोइट्री है कि मतलब जो है उसमें ही खुश जो रहता है वो समृद्ध है। और मतलब है, बहुत है, फिर भी नहीं ये कम है और चाहिए, नहीं कम है और चाहिए। और वो मतलब अपने ही अंदर से सुखी नहीं है। वो अगर अंदर से पूरा दुखी है तो वो सिर्फ अमीर है, लेकिन अगर वो अंदर से पूरा खुशहाल है और वो मानता है कि हाँ जो है उसी में सही है और वो सुखी रहता है, तो वो समृद्ध है। लेकिन उसके पास सब चीज़ें हैं, सब है, फिर भी वो है दुखी है, तो वह अमीर है सिर्फ। ठीक बात है। आप क्या बनोगे बड़े होके? समृद्ध। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो ठीक है समृद्ध में कि जितना है उतने में सुखी रहता है, बट कमी है तो कमी को तो पूरा करना पड़ेगा। समृद्ध का मतलब ये नहीं कह रहे कि अपने घर पे छत नहीं है तो भी उसमें खुश रह लिए। वो तो घर मतलब मेहनत करके वो छत तो बनाएंगे, तो साधन संपन्न तो होंगे, उसको डिनाई नहीं कर रहे। ठीक है, ये डिफरेंस है थोड़ा। जो जनरली हम मानते हैं ना कि जितना है उसमें सुखी रहो, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि नहीं है तो भी चला लो। यहाँ चलाने वाली बात नहीं है, जो नहीं है उसको मेहनत करके पा लेंगे, लेकिन उसके साथ सुखी रहने का भाग भी जुड़ेगा। और सुखी होने का भाग कौन सी वस्तु आने से जुड़ता है? मेन प्रश्न ये है ना,
अब मान लो मेरे पास जितने साधन है उतने साधन किसी और के पास है, लेकिन आप मुझे अमीर की कैटेगरी में रख रहे हो, उस किसी और को समृद्ध की कैटेगरी में रख रहे हो, तो मेरे में और उसमें ऐसी कौन सी चीज़ का फ़र्क है कि जिसके कारण मैं अमीर बन रहा हूँ, अमीर माना जा रहा हूँ और वो समृद्ध माना जा रहा है? हाँ हाँ, सुख दुख तो शब्द लिख दिए अपने, बट वस्तु रूप में देखेंगे तो क्या फ़र्क दिखेगा? समृद्ध व्यक्ति के पास मन की शांति होती है। ठीक बात है। एक आपने बताया, एक आपने बताया कि सेटिस्फेक्शन होता है, और सर दोनों के पास, सर इधर कहाँ? हाँ सर, दोनों के पास में रिसोर्सेज तो बराबर है, लेकिन एक को उसका महत्व पता है कि उसकी वैल्यू कितनी, अगर ये नहीं भी हुआ तो उसको कोई उससे अंतर नहीं होगा, उसे उसकी ज़रूरतें भी पता है और पता है कि अगर ये चीज़ होगी तो भी गलत नहीं है, और अगर नहीं हुई तो ये मेरी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों में बात है, ठीक बात है। और हेलो, जो समृद्ध आदमी होगा उसको भय नहीं होगा, वो भय मुक्त होगा, और जो अमीर होगा उसको भय होगा कि मेरे पास जो है मतलब और बढ़ाता जाऊँ, या फिर उसको खोने का भी डर होगा। जब समृद्ध होगा उसको। ठीक है, बताइए। हाँ, माइक में बोलिए ना। अमीर जो है उसके पास अपने माता पिता के साथ बैठ के बातें करने समय नहीं है, और वो मतलब बातें करके वो खुशी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जो गरीब, वो जो समृद्ध है उसके पास सारे साधन है, उसके पास माता पिता है, और वो अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें करके वो खुशी प्राप्त कर पा रहा है, और वो हमेशा खुश रहता है। वो अमीर है, वो पूरी दिन रात पैसे कमाने में लगा हुआ है और अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहा। बढ़िया बढ़िया। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मेरा तो यही आंसर था, जैसे जो अमीर और गरीब के अंदर एक सिमिलैरिटी होगी कि साधन संपन्न तो है, वो उसको इन चारों के बारे में नहीं पता है, और मे भी पता हो पर उसको समझ नहीं पा रहा है पूरी तरीके से, और जो संपन्न है वो उनको मतलब उसके बारे में पता है और उसी के लिए शायद वो काम कर रहे हैं, उसी को पाने के लिए जो लक्ष्य है वो उनको समझ आ गया है। जैसे कि उन्होंने भी कहा, वो संबंध की बात कर रहे थे कि संबंध उनको मतलब पहचाने, और जबकि अमीर उसको नहीं पहचानते, इस वजह से पैसों के पीछे लगे हुए रहते हैं। ठीक बात है। हाँ जी। भैया, मेरे अनुसार जो बेसिक फ़र्क है वो यही है कि ज़रूरतों का निर्धारण जो है वो समृद्ध खुद का खुद करता है, अमीरों का बाजार, एडवर्टीजमेंट, आस पड़ोसी ये लोग करते हैं। मतलब मेरे जो खर्चे हैं अगर मैं तय कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें तय कर रही है तो मैं समृद्ध हूँ, मेरी ज़रूरतें कोई और तय कर रहा है तो मैं अमीर हूँ, क्योंकि अमीर को खुद को नहीं लगता वो अमीर है, उसके पड़ोसी को लग रहा होता है वो अमीर है। ठीक बात, ऐसा। ठीक बात है। ये क्या कहा समझ में आया ना? ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। समृद्ध है वो अपनी ज़रूरतें खुद तय करता है कि मुझे कितना चाहिए, अमीर है वो बाहर से तय करता है। मतलब सामने वाले ने 10 लाख की गाड़ी ली तो मुझे 12 लाख की लेनी, 12 लाख की लेनी, भले मेरे पास है, पर्याप्त है, बट फिर भी तो वो भी एक फ़र्क रहता है। मुख्य रूप से देखें ना तो अभी फिर एक बार मतलब इसमें 2 शिफ्ट है। एक क्या है, अभी हम लोग रुपए से चीज़ों को जज करते हैं, रुपया लिखे वहाँ से जाना है कहीं थोड़ा और, मतलब किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो वहाँ खेड़ा में 3 परिवार रहते हैं, उसमें एक परिवार है कल्पेश भाई का, तो कोरोना में उनके वहाँ बहुत टमाटर हुए थे, बहुत मतलब इतना हो जाए उसका इतना, तो देख के कितना लगता है कि अरे कितनी समृद्धि, मतलब हम खा खा के भी इसको ख़त्म ना कर पाए इतने टमाटर, तो कितनी समृद्धि का भाव आता है। फिर उनको लगा कि चलो इसको मार्केट में जाके बेच दिया जाए, तो एक वो छोटी रिक्शा बुलाई, उसमें भरे सब टमाटर, फिर गए अहमदाबाद बेचने, तो दिया मार्केट में टमाटर, फिर 2000 का एक नोट पकड़ा दिया। अब उससे समृद्धि का भाव आएगा? आप सोचो, एक जगह इतना सारा टमाटर पड़ा है, एक जगह 2000 का नोट पड़ा, आपका कहाँ क्या देख के समृद्धि का भाव आता है? पैसा देख के कि वस्तु देख के? आपके पास अनाज पड़ा हो, कमरा भर के अनाज पड़ा हो, तो क्या लगेगा कितना सारा अनाज पड़ा, उसको बेच दो तो कुछ नोट मिलेंगे, वो देख के तो लगेगा कि ज़्यादा भी मिल सकते थे, इतने नोट में क्या होगा, हो है ना? तो अभी रुपये से हम चीज़ों को देखते हैं, उसके बजाय किससे देखना चाहिए? वस्तु को। और अभी आगे भी थोड़ा जा सकते हैं, वस्तु भी है लेकिन
जो अमीर व्यक्ति है वो उससे सुखी होने का प्रयास करता है। जैसे कपड़ा अच्छा पहन लिया तो हमको लगता है हम सुखी हो गए, अच्छे कपड़े पहन लिए। जो समृद्ध व्यक्ति है वो वस्तुओं का सदुपयोग करता है। ये फर्क पकड़ में आ रहा है? एक यह है कि आप वस्तु से सुखी होने का प्रयास कर रहे हो, एक यह है कि आप वस्तु का सदुपयोग कर रहे हो। तो वस्तु से भी आगे इम्पोर्टेंट क्या है? समृद्धि वस्तु से तय होती है कि समृद्धि उससे भी आगे कुछ देखना पड़ेगा। तो जैसे ये प्रश्न हुआ ना कि कितने रुपये होने से समृद्ध हो जाएंगे, इसका कोई उत्तर है क्या? कितने रुपये होने से समृद्ध हो जाएंगे? आपको होना हो तो आप 10,000 महीने कमा रहे हो, उसमें भी समृद्ध हो सकते हो। आपको नहीं होना हो तो आप महीने लाख कमा रहे हो, उसमें भी नहीं हो सकते। तो वैसे प्रश्न वस्तु के बारे में पूछो, कितनी वस्तु होने से समृद्ध हो जाएंगे? वो वस्तु से तय नहीं होगा, वस्तु के प्रति मेरी मानसिकता कैसी है उससे। एग्जैक्टली। तो क्या हमारी समझ क्या है, हमारा भाव क्या है, उससे तय होता है। तो समृद्धि वस्तु से तय होती कि समृद्धि भाव से तय होती? ये सोचिए थोड़ा। अभी आप कहीं भी देखो ना, किसी भी शहर में, अहमदाबाद में भी मैंने तो देखा, आप लोग यहाँ भीलवाड़ा में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे भी परिवार है जो जिनकी टोटल इनकम महीने की 10,000 या उससे कम है, वो भी जी लेते हैं ठीक से। ऐसे भी परिवार होंगे जो महीने लाख लाख कमाते होंगे और फिर भी उनको कम पड़ रहा है। तो रुपए से तो तय नहीं होता। वस्तु के बारे में सोचिए, 2 व्यक्ति को लाके खड़ा कर दो, एक को एक रिक्शा भर के टमाटर दो, वो शायद समृद्धि का भाव उसमें आ जाए। एक को दो, उसको लगे कि यार ट्रक भर के भी तो दे सकते थे। तो कहाँ से तय होता है कि हम समृद्ध है कि नहीं है? भाव से, समझ से। और भाव और समझ होगी तो वस्तु का क्या करेंगे? भोग करेंगे कि सदुपयोग करेंगे? सदुपयोग करेंगे। तो अमीरी जो है वो भोग की मानसिकता से जुड़ा मुद्दा है, समृद्धि है वो सदुपयोग की मानसिकता से जुड़ा मुद्दा है। ये स्पष्ट है कि थोड़ा भारी हो रहा है? हाँ ठीक है। हाँ तो ये हमको अभी से इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि बड़े हो जाए और कुछ कर ले 15-20 साल फिर लौट के सोचे, उससे अच्छा अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, अभी से क्लियर हो के करे शुरू ना, कि ज़्यादा काम कहाँ करना है, वस्तु इकट्ठा करने में, रुपया इकट्ठा करने में, कि समझ इकट्ठा करने में, भाव बनाने में। ठीक है, इतना आगे बढ़े। आगे मतलब इसी को लेकर के और बात करनी है, बट ये क्लियर है गरीब, अमीर और समृद्ध तीनों को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं और ख़ास करके वो समृद्ध और अमीर में क्या फ़र्क कर रहे हैं। फिर देखें तो जीने के लिए मुख्य रूप से एक चीज़ ये चाहिए, सुविधा। जैसे अभी हम यहाँ बैठे तो पंखा चाहिए, हॉल चाहिए, लाइट चाहिए, मैं बोल रहा हूँ माइक चाहिए, तो ये सब सुविधाएं हैं हमको चाहिए। मतलब शिविर ना करे तो भी जीने के लिए भी चाहिए, घर चाहिए, रोटी का चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। दूसरा ये है कि उसके साथ में संबंध भी चाहिए। चाहिए या सिर्फ सुविधा से ज़िंदगी चल जाती है? बताइए ना, सिर्फ सुविधा से ज़िंदगी चलती है कि संबंध चाहिए? चाहिए। तीसरा कुछ चाहिए? तीसरा क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, संबंध चाहिए, लेकिन सुविधा का करना क्या ये पता नहीं है, संबंध में जीना कैसे ये पता नहीं, तो क्या होगा? समझ चाहिए। तो अब अपने जीने का एरिया कितना है, या अपन जो कुछ भी सोचते हैं लक्ष्य के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, वो ज़्यादातर इसमें सिमट जाता है। एक घर हो, एक गाड़ी हो, फिर ऐसे ऐसे कपड़े हो, ऐसा ऐसा खाना हो, ये सब चाहिए हमको। इतने में ज़्यादातर तो यही सोचते हैं सब, और पूरा मेहनत किस लिए करते हैं ज़िंदगी भर?
यही पाने के लिए। उससे बड़ा एक एरिया बन सकता है अपने जीने का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसको बाहर नहीं कर रहे उससे, इसको अंदर ही रख रहे। और इसके साथ में ये कह रहे हैं कि संबंध भी चाहिए, समझ भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। तो हम जो कुछ भी निर्णय ले अपने जीने के लिए, वो सिर्फ यहाँ से करें कि इस पूरे को ध्यान में रखते हुए करें, पूरे को ध्यान में रखते हुए करें। यदि यहाँ से सिर्फ निर्णय कर रहे तो हम अमीर होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इस पूरे को ध्यान में रख करके निर्णय कर रहे तो हम समृद्ध होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि संबंध में कैसे जीना, अपने परिवार में मतलब वस्तु तो ला दी, अब माँ बाप के साथ व्यवहार कैसे होना वो वस्तु से थोड़ी ना तय होगा, और तो अपने संबंध की क्या क्लैरिटी उससे तय होगा। और अपने जीने में कभी कोई दिक्कत आए तो फिर वो वस्तु थोड़ी काम आएगी, अपनी समझ काम आएगी। तो एक्चुअली देखे तो ये अपना जीना होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सिमट रहा है। कितने को लगता है कि ऐसा अपने साथ भी है, दूसरों के साथ भी है, कि हम कहीं ना कहीं यहीं पर सिमट के रह जाते हैं। चाहते हैं पूरे में जीना, बट होता इतना ही है ना, होता है इतना ही है। अच्छा चलो एक और कहानी सुनाता हूँ। पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना है किसी ने? पाब्लो एस्कोबार, हाँ, वो बहुत बड़ा कोलंबिया का था आदमी, बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। तो बचपन से ही वो सब ऐसी हरकतें करने लगा था, और सत्य घटना है ये। तो छोटा था तब वो फर्जी डिग्री बनाता था और पैसे कमाता था। फिर ड्रग्स का सप्लाई और वो सब करने लगा, उससे पैसे कमाने लगा। फिर उसने शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए, लेकिन इतना वो अमीर हो गया और उसने इतनी हत्याएं करा दी थी। और इंटरनेट पे सब बहुत कुछ मिलता है, कितना सही कितना गलत ऑथेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते, बट ये कहते हैं कि उसने सीधे या किसी के द्वारा 4000 हत्याएं की थी, कराई थी। और हाँ 4000 ना, उतनी थी। और उसके पास पैसे इतने थे कि जो उसके लिए उसको रबर बैंड चढ़ाना पड़ा ना गड्डी पे, वो किलो किलो में ख़रीदता था वो रबर बैंड में। उतने पैसे थे उसके पास। एक दिन हुआ ये कि वो इतने सारे देश उसके पीछे पड़े थे, इतना बड़ा ड्रग डीलर पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई करता है और इतना वो हो गया। तो उसकी खुद की आर्मी भी थी, उसने खुद बनाई थी अपनी आर्मी। तो वो छुपता फिरता था अपनी फैमिली को ले लेकर, बीबी को, बच्चे को, एक बेटा था, एक बेटी थी और पत्नी थी। तो इधर उधर घूमता रहता था। तो हम अभी जो कल्पना करते हैं ना कि अच्छी ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए, वो सब उसके पास था। और फिर तो क्या चाहिए ज़िंदगी में। और तो हर जगह मतलब छुपता फिरता था। एक बार किसी बर्फीले पहाड़ों में उसने गुप्त अपना घर बनाया हुआ था, अड्डा जैसा, उसमें छुपा हुआ था। और उसकी छोटी बेटी थी, तो उसको तो बेटी को तो मतलब ये अनुकूल नहीं होता ना, आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जाओ। तो उसको ठंड चढ़ गई उस बर्फवाड़े उसमें, बेटे को भी ठंड चढ़ गई। इतनी ठंड चढ़ गई कि वो पूरे ऐसे सिकुड़ गए, हिले भी नहीं। तो अब इसने घर जो बनाया था वो उसमें लकड़ी का बहुत चीज़ें नहीं थी। तो इसने पहले तो सोफ़ा जलाया कि जिससे गर्माहट मिले बेटे को। फिर भी बेटी और फिर तो बेटा भी सिकुड़ने लगा, फिर बीबी को भी ठंड चढ़ गई। फिर ये जितने पैसे हाथ में आए उतने पैसे ला के रख दिए। तो वो इतना बड़ा ढग हो गया, और कहते कि वो $2 मिलियन था, वो उसने जला दिए। क्यों? कुछ देर गर्माहट मिले मेरी बेटी को, मेरे बेटे को। तब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि ज़िंदगी में ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट है। तो आपकी बेटी को कुछ पल की गर्माहट देने के लिए आप $2 मिलियन जला दे रहे हो बिना कुछ सोचे। तो हम क्यों पैसों के पीछे इतना भागे और इसके लिए परिवार से भी लड़ रहे और संबंध भी तोड़ दे। मतलब जो आदमी यहाँ तक पर पहुँच के ऐसी हरकत करता है, तो उससे तो हमको सीखने को मिलता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। क्या थे? पाब्लो एस्कोबार। कुछ कह रहे भैया? कुछ कह रहे? माइक लिया। नहीं, आप पूरा कर लो। मुझे थोड़ा सा, मैंने जिस दृष्टि से देखा, तो देखो ऐसा पैसा महत्वपूर्ण बहुत है ना, बिना पैसे भी नहीं चलता है। साधन विहीन और दुखी, क्यों साधन भी नहीं है और दुखी है वो।
और इनको हम कहते हैं गरीब, जो बहुत दिख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं, अभी भी उनको लगता है थोड़ा कम है यार, और चाहिए और चाहिए, तो उनको कहेंगे हम साधन संपन्न, लेकिन वो दुखी तो हैं। उसमें खास बात क्या है, देखो ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो साधन संपन्न है लेकिन दुखी हैं, इनको हम अमीर कहते हैं। बाहर की दुनिया के लोग कहते हैं कि यार इनके पास हमारे से ज़्यादा है, ये तो अमीर है यार, ये तो सुखी होगा। तो दुनिया उनको सुखी मानती है, अंदर से वो परेशान रहता है, यार मेरे पास तो कम है अभी अंबानी से यार। तो उनके पास साधन संपन्न है, कौन बोल रहा है? दुनिया कह रही है। उनको लग रहा है मेरे पास तो अभी भी कमी है, मुझे तो और चाहिए। तो दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिन पर साधन है, साधन की कमी नहीं है, साधन संपन्न है, लेकिन उनको कमी का एहसास है। दुनिया उनको अमीर मानती है, उनको लगता है हमारे पास अभी कम है यार। हमारी जो आवश्यकता है, परिवार की जो आवश्यकता है, वो तो पूरी होनी ही चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा भी होना चाहिए। कभी कोई मेहमान आ जाए उसको खिला तो सकें। अभाव का अभाव, कमी की कमी, तो ये समृद्धि है। तो एक तो ये समझ लें कि इसलिए यहाँ पर कोई पैसे को बहुत गौण नहीं बताया जा रहा है, ये खाली जिंदगी में हम आवश्यकता ज़्यादा समृद्धि पा सके, हर व्यक्ति पा सके। कैसे पा सके? बिना किसी दूसरे को टोपी पहनाए, वो तरीका जीने का कैसा हो, वो इसमें बताया गया। जी ठीक बात है। तो मैं भी जो यही कह रहा था ना कि सुविधा वाले भाग को तो इस गोले से बाहर नहीं कर रहे, बट इन दोनों को जोड़ रहे, उतना ही कर रहे। तो रोटी कपड़ा मकान जो भी चाहिए वो तो चाहिए, और उसको लग कर पूरा भी करेंगे। बट इम्पोर्टेंट ये है कि समझ नहीं आई, भाव नहीं बना समृद्धि का, तो वस्तुओं से या रुपए से समृद्धि नहीं होनी। तो जो ये वाली स्थिति है, तो पहले मतलब जब समझ की बात नहीं हो रही थी तो लगता था कि हाँ यार परिवार के साथ रहना है। तो पहले मानसिकता में भी ये था कि, और क्योंकि परिवार की स्थितियाँ भी ऐसी थी, तो लगता था कि यार गाड़ी आ जाएगी तो परिवार साथ में रहेगा, गाड़ी में ये मतलब मकान में कमरे 2 आ जाएंगे तो साथ साथ रह पाएंगे, ऐसा लगता था। तो जब हालांकि उतना सक्षम मैं खुद नहीं हुआ, लेकिन जब परिवार में ये स्थितियाँ हुई कि हाँ 2 से 3 कमरे हो गए, रेंट का था तो खुद का घर हो गया, अब स्थितियाँ देखते हैं तो यार दिक्कत तो कुछ और थी, चीज़ें कुछ और आ गई। तो यार जो आई है वो तो ठीक है, रह पा रहे हैं, लेकिन दिक्कत इसके कारण नहीं थी। ठीक बात है। तब और गेट कोई और खटखटा रहे थे, जबकि खिड़की तो यहाँ खटखटानी थी। जी आज के दिन अपने परिवार की भी स्थिति देखें ना, समाज की भी स्थिति देखें, तो हम तो बहुत के पुराने लोग नहीं हैं, 20-25 साल के ही है, बट जो पुराने लोग कहते हैं और थोड़ा हम स्टडी भी करें चीज़ों को, तो दिखता है कि पिछले 25-50 सालों में हर परिवार की स्थिति लगभग अच्छी हुई है कि नहीं हुई? कोई भी परिवार देखो, घर घर मोबाइल आ गए, घर घर टीवी आ गए, घर घर 2 व्हीलर तो कम से कम है ही। अब तो ये हालात है कि घर घर गाड़ियाँ भी हो जाएगी कुछ टाइम में, हुआ है ना। ये समाज की ओवरऑल स्थिति देखें, पहले कितनी बिल्डिंगें थी जो ऐसे आप ऊंची हो और हाई फाई सुविधाएं हो, आज कितनी बढ़ गई सुविधाएं। संबंध देखें 20-25-50 साल में, तो अच्छे हुए कि बिगड़े हैं? परिवार में भी ये दिखता है, समाज में भी ये दिखता है। सड़कें अच्छी हो गई, ट्रेन बढ़ गई, गाड़ियाँ बढ़ गई, घर बड़े हो गए, सब हो गया, मोबाइल बढ़ गए, टीवी बढ़ गए, मोबाइल भी और अच्छे हो गए, टीवी भी और अच्छे हो गए। संबंध जो है वो अपने और ख़राब होते जा रहे हैं। तो एक सीरियस प्रॉब्लम है ना। और कैसे सॉल्व होगा? बस यहाँ से शिफ्ट होकर के इतने पर शिफ्ट हो जाए, उतना ही करना है, ठीक है ना। दूसरा थोड़ा ये भी देख सकते हैं कि जो वो देखा ना हमने लक्ष्य कार्यक्रम वाला चक्कर, वो अमीरी में ही चलता है, समृद्धि में थोड़ी चलेगा। तो समृद्धि में जब देखेंगे तो समझ वाला भाग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो समृद्धि के 2 भाग हुए, जो अभी आप बता रहे थे ना शेयरिंग में, कि हम आवश्यकता की पहचान कर ले कि हमको चाहिए कितना। दूसरा ये हो गया कि जितना चाहिए उससे थोड़ा अधिक हम उत्पादन का कोई तरीका अपना बना लें। दोनों करना पड़ेगा ना। अच्छा, एक प्रश्न देखिए, आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। समृद्धि हमको चाहिए तो हम उसको परिवार के स्तर पर क्यों रख रहे हैं? व्यक्ति के स्तर पर समृद्धि नहीं चाहिए स्वयं को?
मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो पकड़ में आ रहा है? हम समृद्ध होना चाहते हैं, फिर उसको परिवार के लेवल पे क्यों रखते हैं? क्योंकि आवश्यकता तो सबकी है, परिवार की है, परिवार अपने साथ में है। अगर एक व्यक्ति कमा रहा है, उसके साथ में उसके बीवी बच्चे हैं, तो उनकी आवश्यकता भी है उनकी। ठीक तो बात है। उनको भी उनका नज़र में रखनी होगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी साथ में करनी होगी। ठीक बात है, एकदम ठीक है। हाँ बताइए। भैया जैसे अगर एक इंसान परिवार में समृद्ध हो गया, जैसे मैंने अपनी आवश्यकताएं निर्धारित कर ली, मुझे पता है कि मुझे इतना चाहिए, तो मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में आता, जैसे हम 2 भाई बहन हैं तो मैंने डिसाइड कर लिया, पर मेरा भाई समृद्ध नहीं है, तो वो तो फिर फ़ायदा उठा लेगा ना, वो तो मेरे भी सारे तो इसलिए पूरे परिवार का समृद्धि के भाव में होना ज़रूरी है कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बन जाता है, वो तो शोषण होता ही चला जाता है, और दूसरा सर, जब परिवार समृद्ध होगा तभी तो हम पूर्ण रूप से समृद्ध हो पाएंगे। बहुत बढ़िया। मतलब हम समृद्ध हो गए, माँ बाप गरीब हो, ऐसा थोड़ी चलेगा ना। हाँ। ठीक बात है। और जैसे हम जब पैदा हुए तब थोड़ी अपना कोई मॉडल था समृद्धि का, हॉस्पिटल से निकल के थोड़ी खेत में चले गए थे पावड़ा चलाने। तो अभी तक अपना भरण पोषण तो परिवार ही कर रहा है। एक उम्र के बाद व्यक्ति खुद श्रम नहीं कर पाता, तो उसका भरण पोषण कौन करता है? परिवार करता है। तो आवश्यकताएं निश्चित कहाँ होती है? व्यक्ति की होती है, परिवार में होती है? परिवार में होती है। क्योंकि जब परिवार के लेवल पर देखेंगे तो उसमें बच्चे की आवश्यकता भी देखी जाएगी, माँ की आवश्यकता भी देखी जाएगी, दादा दादी की आवश्यकता भी देखी जाएगी, और जो श्रम करने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकता भी देखी जाएगी। तो समृद्धि वहाँ जाके तय होती। मैं अपना अकेले का समृद्धि का मॉडल लेके चलूँ, ऐसा नहीं होता। ये क्लियर हो रहा है क्यों इसको परिवार के स्तर पे देख रहे हैं, व्यक्ति के स्तर पे क्यों नहीं देख रहे? तो आवश्यकता की पहचान करना एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना। कट टू कट आवश्यकता जितना करेंगे तो थोड़ा समस्या हो सकती है। कभी मेहमान आ गए तो क्या करेंगे, जो भी बता रहे थे ना, सिर्फ पानी पिला के तो वापस नहीं भेजेंगे। और सामाजिकता के लिए भी तो कुछ नियोजित करना होता है। तो अपने परिवार की आवश्यकता प्लस सामाजिकता के अर्थ में कुछ, तो आवश्यकता से अधिक का उत्पादन, ये 2 आयाम है समृद्धि के। पहला किससे पूरा होता है, दूसरा किससे पूरा होता है? जो पहला है आवश्यकता की पहचान समझदारी से होगी, आवश्यकता की पूर्ति उत्पादन श्रम से होगा। तो समृद्धि के दोनों भाग है, समझना भी है, श्रम भी करना है। बताइए इस पर कोई ठीक लग रहा है? ये हमारा ज़्यादातर प्रयास क्या रहता है, आवश्यकता की पूर्ति करते रहो, है ना। ऐसी जॉब ढूंढ लो जिसमें सैलरी मिलती रहे। कितना चाहिए तय नहीं करते। ठीक कह रहा हूँ? तो उससे क्या होता है, जैसे ग्लास हो ना, ग्लास के नीचे बेज होता है, तो ग्लास भरता है तो कभी हमको लगता है कि ग्लास भर गया। जब बेज ही नहीं बनाए तो फिर कितना भी पानी डालते रहो कभी भरेगा ही नहीं। तो अभी अपना वही हाल है, जो बेज है अपना कितना चाहिए वो तय नहीं किया, फिर कितना भी कमाते रहो, घर में कितना भी भरते रहो, खाली ही लगता है, फिर लगता है और चाहिए। तो पहला मुद्दा है कि बेज तैयार करें कि कितना चाहिए। दूसरा यह है कि जितना चाहिए उतना भरे। दोनों जरूरी है कि किसी एक से चल जाएगा। आवश्यकता तय करके बैठ गए, अब कहाँ समृद्ध हो जाएंगे? बैठे हैं सब पलाठी मार के, इतना चाहिए लिस्ट लेकर के। तो श्रम भी करना पड़ेगा, और सिर्फ श्रम करके चीज़ें लेते आएंगे तो भी तय नहीं होगा, क्योंकि कितना चाहिए वो तो तय किया नहीं। दोनों करना पड़ेगा ना। जैसे एक सिंपल लॉजिक है जो हमारे एक प्रबोधक बताते हैं कि हमारे पास कितने कपड़े हैं एग्जैक्ट नंबर में किसको पता है? एग्जैक्ट नंबर की इतने कपड़े हैं, पता है किसी को? नहीं पता। अपने ठीक से जीने के लिए, समृद्धि का भाव रहे कपड़ों के मामले में, ऐसे जीने के लिए कितने कपड़े चाहिए? ऐसा किसी ने सोचा?
नहीं सोचा। तो मतलब कितने हैं ये नहीं पता, कितने चाहिए ये नहीं पता, फिर भी दुकान में गए तो नया कपड़ा लेना है, ये तय कहाँ से हुआ? भैया दो महीने बाद शादी है, उससे तय होता है कभी कभी तो। हाँ ठीक है ना। तो ये एक सिंपल लॉजिक है, ऐसा हर चीज़ में देख सकते हैं कि कितना है और कितना चाहिए, दोनों पता हो तब भी तो गैप पता चलेगा ना कि अभी चलो 4 जोड़ी कपड़े और लेने हैं, और हमको दोनों ही नहीं पता तो भी लिए ही जा रहे तो ये कहीं मान्यता से तय हो रहा है, जो भी बताए अलग अलग मान्यता। एक मान्यता फैशन वाली, एक मान्यता कि ये पुराना हो गया अब तो, ये एक मान्यता हुई कि शादी है तो उसमें नए कपड़े ही पहनने चाहिए, किसी और की शादी में पहन ले, उसकी शादी में फिर क्यों पहने अब जैसे कोई रजिस्टर लेके बैठा है जो फ़ोटो चिपकाता है, चलो इसने इसमें ये पहने, इसमें ये पहने, ऐसा थोड़ी होता है हाँ हाँ नहीं सोच रहे, सब जने सोच रहे हैं। जी अपने अंदर कोई नहीं सोचता कि मुझे किसमें खुशी है। जैसे मैंने आज वुडलैंड के जूते पहने तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि मेरे वुडलैंड के जूते सब जने देखें, ठीक बात है, इसीलिए मैं खरीद रहा हूँ, इसीलिए मेरी इच्छा है। ठीक बात है। ये कोई नहीं सोचता कि भाई छोटा मोची जूते, मेरी सेटिस्फेक्शन क्या जूते पहनना है तो सब अपनी खुशी का डिसीजन दूसरों पे डिपेंड करता है। और सर ये अभी जो नई एजुकेशन जो चल रही है उसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट और जुड़ गया है। हाँ, तो उस डेवलपमेंट में यही सिखाया जाता है कि आप अच्छे दिखिए आप। ठीक बात है। तो उससे भी काफ़ी कुछ आवश्यकताएं प्रभावित हो रही है लोगों की। उसमें जो जेंटलमैन का फोटो होता है वो सूट बूट पहने टाई पहने खड़ा रहता है, कभी किसान को नहीं रखते वहाँ जेंटलमैन। अब ज़्यादा जेंटलमैन कौन है, वो जो बिजनेस कर रहा है वो, कि किसान ज़्यादा जेंटलमैन होता है? तो किसान के माँ बेटों को तो यही लगता है कि अपने बाप जेंटलमैन नहीं है, जेंटलमैन तो वो लोग हैं जो सूट बूट पहन के घूमते। वुमन की फ़ोटो रखते हैं तो कैसी, जो मॉडर्न वुमन है उसकी फ़ोटो रखते ना भैया जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो कपड़े लेके आती थी तो जैसे उसने एक ड्रेस पहन लिया तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालती थी, तो जिस कपड़े का उसने फ़ोटो डाल दिया वो दोबारा नहीं पहनेगी, अब वो पुराना हो गया, और फिर नए लेके आएगी, फिर वापस फ़ोटो डालेगी, मम्मी मैंने तो फ़ोटो डाल दिया, ये तो पुराना हो गया, अब मुझे और कपड़े चाहिए ये नया क्राइटेरिया आ गया ना, इंस्टाग्राम पे चढ़ गया मतलब पुराना हो गया हाँ बताओ। अच्छा मैं कह रहा था, सॉरी जी कहाँ? अच्छा दिखने की होड़ ज़्यादा दिख रही है, अच्छा होने के लिए प्रयास कम दिखते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे। यदि अच्छा होना, वास्तव में अच्छा होना हो जाए और उसके लिए प्रयास किए जाए तो एक दिशा में बढ़ना हो सकता है, लेकिन यहाँ अच्छा दिखना है पड़ोसी को देख के या और किसी को देख के, बाजार को देख के, उन सब चीज़ों से प्रभावित होते दिखते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मेरा ऐसा कहना है कि मतलब 4 कपड़े खरीद लिए, अब उनको पहन लिया, पुराने हो गए, मन नहीं भरा, दूसरे कपड़े खरीद लिए, उनको पहन लिया, उनसे मन नहीं भरा, दूसरा फैशन आ गया तो अब उसको खरीदेंगे, अब वो कपड़े पुराने हो गए तो दूसरे खरीदेंगे, मन नहीं भरता। अब जैसे और लोग अपने चीज़ों को बेचने के लिए फैशन बदल देते हैं ठीक बात है ठीक बात है। मतलब अगर कोई एक चीज़ है तो वो कभी फिक्स नहीं रहेगी, वो टाइम टू टाइम बदलती रहेगी। जी ठीक बात है। हाँ बताइए। मुझे भी लगता है कि भैया मतलब किसी की टीवी में देख लिया कि अक्षय कुमार या शाहरुख खान वो फटी जीन्स का ट्रेंड चल रहा है अभी, तो वो देख लिया और हमारे भी मन में आ जाता है कि हाँ चलो आज ये लेके आ जाता है, क्योंकि वो अक्षय कुमार का देखा हुआ है या किसी भी एक्टर का देखा हुआ है। मतलब हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं। ठीक बात है। मतलब वही दिखता है कि हम नहीं सोच पा रहे अभी खुद पे। ठीक बात है।
अपने घर में क्या होगा यह पड़ोसी तय करता है ना। ठीक है, तो समृद्धि का भाग ऐसा है कि आसान काम है, बट हम बहुत सारी ऐसी ऐसी मान्यताओं को बना के बैठ गए हैं, उसके कारण उसको हम और कॉम्प्लिकेटेड करते ही जा रहे। फ़र्क इतना ही है, फ़र्क मतलब मुख्य कारण इतना ही है कि हमको अमीर और समृद्ध का फ़र्क नहीं पता। हम होना चाहते हैं समृद्ध और प्रयास करते रहते हैं अमीर होने का। अमीर होने की कोई सीमा नहीं होती, कहाँ जाके रुकोगे, कहीं जाके नहीं रुकोगे। ठीक है, ब्रेक करना है चाय का, अभी 5 बज गए, 10 मिनट है। अच्छा, तो एक और अच्छा सूत्र है जिसको हम देख लेते हैं। इसमें 2 भाग हो गए ना, ये अमीर वाले में देखे तो एक हो गया सुविधा, एक हो गया उसका संग्रह। अमीर हो तो संग्रह तो करोगे ही ना आप, क्या करोगे इतने सारे पैसों का, इतने सारे कपड़ों का, इतने सारे फर्नीचर का। तो इसको थोड़ा लॉजिकली देखें ना कि आज के दिन क्या चल रहा है। तो ये सुविधा को ये लोगों ने, जो अभी ये भाई अपने जो है ना नमन भाई बता रहे थे, लोग क्या करते हैं बाज़ार में, तो इसको नएपन से जोड़ दिया और हमने भी स्वीकार लिया। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का कोई संग्रह थोड़ी करता है, नहीं करता। तो मोबाइल में क्या कर रहे हैं वो लोग छोड़ो, हम क्या मान रहे, अपने ठीक होने के ऊपर बात करें तो नयापन। पहले सिंपल फ़ोन थे, फिर स्मार्टफोन आए, स्मार्टफोन में भी और स्मार्ट, फिर वो तो मुड़ी हुई वो एज वाले है ना, कर्व एज कहते हैं उसको, और फिर उसमें भी अब कुछ नया कर रहे। तो ये नएपन से जुड़ गई सुविधा वाला भाग। जो संग्रह वाला भाग है उसको जोड़ दिया संख्या से, मतलब बैंक बैलेंस या कपड़ों की संख्या या जूतों की संख्या। ऐसा होता है ना, शू कलेक्शन करके एक पूरा कमरा भर के जूते पड़े। ऐसा होता है, तो उसको संख्या से जोड़ दिया। ये किया हमने। जैसे मैंने कहा अभी वस्तु है अपने पास, तो टमाटर है तो हम गिनने थोड़ी बैठते कितने टमाटर है, वो इतनी सारी वस्तु हमको समृद्धि हो जाती। पैसे है तो वो बैंक बैलेंस बनता है, बैंक में एक संख्या दिखाती कि आपके पास 1,11,500 रुपये है। अब नयापन कहीं रुकेगा? मानव की क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है कि नयापन का कोई अंत आएगा? नहीं आएगा। जैसे शर्ट का डिज़ाइन देखो, पैंट का डिज़ाइन देखो, जितनी भी चीज़, फर्नीचर देखो, पंखे देखो, मोबाइल देखो, कंप्यूटर देखो, टीवी देखो, हर बात में नया कुछ बनाते रहेंगे। कहीं अंत आएगा? नहीं आएगा। संख्या का कोई अंत होता है? तो इसके रुकने की जगह कहाँ है फिर? सुविधा को हम नएपन से जोड़ दे, और नया चाहिए। संग्रह को हम संख्या से जोड़ दे, और ज़्यादा संख्या, और ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा कपड़े, और ज़्यादा जूते। तो दोनों का ही कहीं अंत नहीं है, फिर भी हम उसी में मन को लगा रहे कि नहीं लगा रहे सर। तो अब मन को सुख के लिए कहाँ लगाएंगे? यहाँ सुख के लिए लगाएंगे तो फिर वो ऐसे हो गया कि ऐसे दूर पानी दिखता है, फिर गए तो और दूर दिखा, गए तो और दूर दिखा। तो मन को सुख के लिए कहाँ लगाएंगे? सही समझ के लिए, सही संबंध के लिए और आवश्यक सुविधा के लिए यहाँ मन को लगाएंगे। ये स्वीकार होता है सबको? अभी गड़बड़ ये है कि हमने सुविधा को नएपन से जोड़ दिया, संग्रह को संख्या से जोड़ दिया। तो दोनों का ही अंत नहीं है, तो हम कहीं पे रुकने का नाम नहीं लेंगे। यदि इसमें दौड़ना शुरू कर दिए तो कहीं पे जाके तो ये समझना पड़ेगा कि जीना इस पूरे के अंदर में है, और जब इस पूरे के अंदर में जीना होता है तब ये वाला भाग अपने आप संयमित हो जाता है, क्योंकि फिर अपने पास समझ भी है और अपने पास संबंधों की भी एक महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारियाँ हैं। फिर सुविधा को हम सदुपयोग के अर्थ में देख पाते। तो समृद्धि के बारे में इतनी बात करनी थी, अब बचा क्या? समझ। उसको थोड़ा बस देख लेते हैं। समझ की ये परिभाषा ठीक लग रही? सुख की क्या परिभाषा बनाएंगे? जिसके पीछे हम दिन रात दौड़ते रहते हैं, उसकी परिभाषा क्या बनाएंगे? आपके लिए सुख क्या है? आप कब कहते हो कि मैं सुखी हो गया, मैं सुखी हो गई?
मैं एक परिभाषा देता हूँ, आप लोग उसको जांचिएगा आपको ठीक लगता है कि नहीं। हम स्वयं में व्यवस्थित ढंग से जी रहे, हम बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहे। क्या क्या मतलब हुआ इसका? हम अपने को समझे, अपने में व्यवस्था पूर्वक जिए, परिवार में ठीक से जी पाए, समाज में ठीक से जी पाए। हम समझे हैं, हम जहाँ भी जाएंगे समझदारी पूर्वक जिएंगे। तो हम अपने में जीना ठीक करें, संबंधों में जीना ठीक करें, तो अपने में व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदार, सुखी हो गए। अभी के लिए इतना रखें, बाकी सुख की और भी परिभाषाएं आती है आगे थोड़ी बड़ी बड़ी, बट अभी तो इतना ठीक है अपने लिए। ठीक है, इस पर सोच सकते हैं आराम से, और ब्रेक करना हो तो कर सकते हैं। सेशन में क्या समझ में आया आपको, किस बात पे ध्यान गया? हेलो, जैसे कि आपने बताया था लाइक अमीर, गरीब एंड समृद्ध। समृद्ध इंसान तो लाइक ऐसे गरीब में लाइक अपने पास सुविधा है बट ना फिर भी कमी है, सुविधाओं की कमी है और हम दुखी है। एंड अमीर में ये लाइक सुविधा है, सब कुछ है, फिर भी हम दुखी है, हमें और चाहिए। अभी हमारे पास हमारी जो इच्छाओं है, इच्छाएं का अंत नहीं हुआ है, इच्छाओं का अंत नहीं हुआ है। और समृद्ध है, उसके पास सुविधाएं हैं, सब कुछ, और ना उसमें सुखी है, लाइक सेटिस्फेक्शन है उसके पास कि मेरे पास जितना है मैं उसमें अपना गुजारा कर सकता हूँ, मुझे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ आपने बताई थी। एंड सेकंड थिंग लाइक सुविधा समझ के साथ लाइक सुविधा है बट हमारे समझ और संबंध, ये तीनों को साथ में रख के चला जाता है। एक चीज़ ये भी है कि लाइक ये थोड़ा मुश्किल है लाइक इन तीनों को साथ में रख के चलना, लाइक क्योंकि अगर सुविधा है तो साथ में संबंध को, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, संबंध को साथ में लेके चलना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह से कुछ बात हुई थी। बढ़िया। हेलो। हाँ जी। जी भैया, पहले गरीब, अमीर, समृद्ध, इससे पहले बात हो रही थी कि हमारी कितनी इच्छाएं हैं और वो सारी इच्छाएं 4 में आ जाती है या नहीं आ जाती है। स्वयं में समझ, परिवार में समृद्धि, समाज में अभयता और प्रकृति में संतुलन। तो वो कहीं ना कहीं वो सारी इच्छाएं उसमें आ रही थी। बढ़िया। उसके बाद समृद्धि पे समझ पे हमारी पहले बात हो चुकी थी, फिर आप समृद्धि के बारे में बता रहे थे। तो गरीब, अमीर और समृद्ध 3 कैटेगरीज में, गरीब जिसके पास साधन भी नहीं है और वो दुखी भी है, अमीर जिसके पास साधन है पर उसको लगता है कि उसके पास साधन नहीं है, और समृद्ध जिसके पास साधन भी है, सुखी भी है और उसको इतना पता भी है कि मेरे पास साधन है। तो ये तो समझ में आ गया कि गरीब और अमीर भी नहीं होना है, समृद्ध होना है। तो समृद्ध होने के लिए क्या करना है? तो पहले आवश्यकता की पहचान होगी, फिर उस आवश्यकता से अधिक हम उत्पादन कर पाएंगे। नहीं तो हम अगर आवश्यकता की पहचान नहीं करेंगे पहले, तो उत्पादन करते जाते पता ही नहीं पड़ता कि एंड पॉइंट कहाँ है, और हम अमीर की कैटेगरी में ही रह जाते हैं। तो आवश्यकता की पहचान के लिए हमें समझ चाहिए, और उस आवश्यकता से अधिक हम उत्पादन कर पाएँ उसके लिए हमें स्किल चाहिए और उसके लिए हमें श्रम करना होगा। और 3 चीज़ें हैं, सुविधा, समझ और संबंध। तो तीनों आपस में कोरिलेटेड है, तीनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर ये तीनों होगी तो ही हम सही से जी पाएंगे, नहीं तो सही से नहीं हो पाएगा। सिर्फ सुविधा से काम नहीं होगा और सिर्फ समझ से भी काम नहीं होगा, दोनों का जो बैलेंस है वो चाहिए। जी। जो अमीर की जो डेफिनेशन बताई, साधन संपन्न दुखी, तो उसमें अभी भी थोड़ा ऐसे लगता है कि क्या पता सुखी होगा। पर जब मतलब इन सब लोगों से सुनते हैं जो पहले से उस स्टेट में आ चुके हैं, तो मतलब जिनके पास बहुत पैसे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी क्लियर हो जाती है कि नहीं, पैसे से नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी क्लियर हुई। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अभी तक कि अमीर हो जाएंगे तो सुखी तो हो ही जाएंगे, मतलब सुख को तो ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ऐसे ही समझ लिया था। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई।
ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई। बढ़िया। और कोई? हाँ, मेरा एक सवाल है कि जैसे जो लोग जिनको गाड़ी चाहिए या गाड़ी बनाना है, एक अच्छी फैसिलिटी से पूर्ण लाइफ चाहिए, तो वो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है, उनमें दुख का भाव है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं सवाल तो आता ही होगा कि तो सही क्या है, मुझे जाना कहाँ है, करूँ क्या मैं? तो क्या उनके पास वो अवेयरनेस नहीं है कि किस रास्ते पे जाना है? और कुछ लोगों के पास अवेयरनेस है बट फिर भी उस रास्ते पे जा नहीं रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उनकी अभी तक की जो ज़िंदगी जी है उसके कारण ये हो रहा है कि एकदम से नहीं जा पा रहे। ठीक बात। तो इसका क्या है? आपका प्रश्न वैलिड है, बट उसको अपनी मानसिकता तक जोड़ के देखें तो ठीक है। यहाँ जाएंगे एनालिसिस करने, फिर थोड़ा अभी हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं ना, दूसरों में क्यों गड़बड़ है और कैसे ठीक होगा, वो अभी इस शिविर के लिए तो कम से कम नहीं सोच रहे। अपनी मानसिकता को देखेंगे तो कुछ बातें जांच सकते हैं कि क्यों अमीरी का अपने में एक वो भूत सवार है, तो अपने में जांच सकते हैं उसको, और आप भी ढूंढ के लाइए कुछ क्यों होता है ऐसा। कि नयों को तो बोलना ही है ना। पूरी दुनिया की मनुष्यति क्या कर रही है? बिल्कुल इसका उल्टा। वापिस सुनो, सामान का उपयोग और संबंध का संग्रह ये करना था, कर क्या दिया? संबंध का उपयोग और सामान का संग्रह। सुबह से रात पूरी दुनिया दौड़ रही है। कोई भी व्यक्ति सामने आता तो पहला विचार क्या था हमारे? ये आयुष मेरे क्या काम आ सकता है? हम शादी में जाएं, जीवन जीवने, चाहे शमशान घाट में जाएं, कोई भी व्यक्ति सामने आता पहले विचार ये आता मेरे क्या काम आ सकता है। काम आ सकता है तो हम बात करेंगे, काम नहीं आ सकता है हम जय श्री कृष्ण करके आगे निकल जाएंगे। बाजार से सामान इकट्ठा कर करके खरीद के हम अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं। अधिकांश सामान तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं आते, लाए उस समय थोड़े दिन काम है फिर काम ही नहीं आते। एक तो ये बात करनी थी। आजकल इतना ही है, बड़े गरीब को हम अमीर कहते हैं। अमीर यानी जो ज़्यादा गरीब है, जिसको ज़्यादा चाहिए, करोड़ों चाहिए। एक सीमा के बाद पैसा खाली नंबर है, नंबर जो उसने लिखा था ना, संग्रह के नीचे संख्या। तो उसका मतलब है कि जैसे आपके पास अगर मान लो आपकी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ आ गया, गाड़ी बंगला सब हो गया है ना, अब जो भी आ रहा पैसा खाली मोबाइल पे, मोबाइल बैंकिंग में एक नंबर आता है बैंक से कि आपके अकाउंट में 5 करोड़, और डाला तो 5.5, 7, 10, 50, 500, खाली वो नंबर है। उस एक सीमा के बाद वो पैसा आपके न तो खाने को बदलता है, न कपड़े बदलता है, न आपके घर को बदलता है। क्यों घर कितने बदलोगे? सोना तो एक ही कमरे में है, कपड़े अभी भी पसंद के पहनते हैं, खाना अपने पसंद के खाते हैं। इसलिए हमारे लाइफ स्टाइल नहीं बदली एक सीमा के बाद, पर आदमी बस दौड़े जा रहा है क्योंकि सोचने की मशीन बंद पड़ी है। तो ये खाली सोचने के लिए बार बार वो वंदन भी वहाँ से कहता रहता है। तो चलिए जी, तो ये तो आपने बता दिया ना। इस पर किसने सोचा हो ना, समझ पर और सुख पर, तो थोड़ा रख सकते हैं। समझ की ये डेफिनेशन ठीक लगती है, जो जैसा है उसको वैसा देखना, और सुख हम अपने में व्यवस्थित, हम बड़ी व्यवस्था में भागीदार। और इसमें मैं एक बात पहले भी जोड़ी थी, अभी भी जोड़ रहा हूँ कि अभी के लिए ये डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशंस है सुख के, तो आगे देख सकते हैं। बट इस पर फोकस करना इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि पूरा शिविर इसी के लिए है। हम समझदार होना चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, तो उसको राइट जगह पर प्लेस कर लिए ना, फिर बाकी चीज़ें आसान है अपने के लिए। हम इसी को प्लेस नहीं कर पाते कि हमको समझना क्या है और हम सुखी कहाँ से हो गए, तो हमको फिर जो मन में आए करते रहते, जो कहीं से कुछ ने कह दिया तो करते रहते, ऐसा होता है। एक और ये 3 चीज़ें लिखी ना, समझ, सुविधा, संबंध, उसका एक और फॉर्मुलेशन भी हम देख लेते। वो कुछ इस तरह से है कि हम समझे और समझदारी के साथ में संबंध में जिए,
इस पर प्लस साइन लगा दूँ यहाँ पर, ठीक। समझ है, समझ के साथ संबंध में जीते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है? उभय तृप्ति। उभय तृप्ति समझते हो? उभय मतलब दोनों ओर, म्यूचुअल, म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो समझदार है, समझ के साथ संबंध में जीते हैं, हम भी सुखी, सामने वाला भी सुखी। और समझ है, समझ के साथ में सुविधा है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? समृद्धि। तो अपना परिवार कैसे होना चाहिए या परिवार में कैसे जीना ठीक है, ये इतने में स्पष्ट हो जाता है। हर कोई समझदार है, समझदारी के साथ संबंध को निभाता है। परिवार में सब एक दूसरे को खुश रखवाते हैं और खुद भी खुश रहते हैं, दूसरे को भी खुश रखवाते हैं। परिवार में जितनी भी सुविधा है उसको समझदारी पूर्वक यूज़ करते हैं, या नई सुविधाएं लाने के लिए लानी, इसका समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो परिवार में समृद्धि बनी हुई है। तो वो जो परिवार के लेवल पे देख रहे थे ना, संबंध और समृद्धि कैसे करेंगे, तो ये दोनों का एक ही रामबाण इलाज निकला। समझ, समझ के साथ संबंध, समझ के साथ सुविधा, तो उभय तृप्ति और समृद्धि। तो मैं अभी कह रहा था ना आपको कि सुख की एक डेफिनेशन ये है, अब ये कहे कि सुख की दूसरी डेफिनेशन ये भी है। कहाँ गया? ये रहा, है कि नहीं? ये आप बताइए कि इन दोनों की भाषा तो बिल्कुल अलग अलग है ना, एक पूरब की बात कर रहा है, एक पश्चिम की बात कर रहा है, दोनों एक बात को कैसे इंगित कर रहे हैं? मतलब ये भी, इसको भी सुख कह रहे हैं कि स्वयं में व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदार, इसको भी सुख कह रहे हैं। ये दोनों एक ही है या अलग अलग सुख की बात कर रहे हैं? अलग अलग सुख तो हो नहीं सकता, सुख तो सुख है। तो दोनों डेफिनेशन है वो एक ही जगह पर जानी चाहिए। कैसे जा रही है एक ही जगह पर? सोचिए। कि हम स्वयं में व्यवस्था मतलब दोनों ओर से, समझदारी में भी, सुविधा वाले में भी, दोनों में हम व्यवस्थित है और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। वहाँ भी यही कह रहे हैं, इसमें भी हम समझदार होए और संबंध और उभय तृप्ति को कर रहे हैं, सुविधा और समृद्धि को भी कर रहे हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन एक लग रही कि अलग अलग लग रही? एक ही है, ठीक बात। क्या आशय था इसको कहने का कि हमको सुख को वस्तु रूप में, सुख कैसे मिले हमको, सुखी कैसे हुआ जा सके, जीने का सही मॉडल क्या हो, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो गया कि हम ये देखें कि हम अपने में व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में जिए। दूसरा हम ये देखें कि हम सिर्फ इसके अंदर में ना जीते हुए इस पूरे गोले के अंदर में जिए। एक और बात ये हो गई कि हम समझदारी को केंद्र में रखते हुए संबंध के साथ उभय तृप्तिपूर्वक जिए, सुविधा के साथ समृद्धिपूर्वक जिए। इसमें से जहाँ से भी पकड़ में आए वहाँ से शुरू कर सकते हैं, सुखपूर्वक जीना कर सकते हैं ना। अब इतनी बात मुझे लगता है समृद्धि पर पर्याप्त है अभी अपने लिए। तो मैं चाहता हूँ कि कल जो हम बात करना चाहते हैं उसका थोड़ा ट्रेलर आज देख ले, तो रात को आप लोग उस पर सोच सके। बताइए, इसमें तो कुछ प्रश्न नहीं है, कुछ बात करने जैसा बचा हुआ ऐसा नहीं लगता? मेरा ये प्रश्न था कि समझ और संबंध से भी हम सुखी हो सकते हैं या फिर हम सिर्फ समझ के द्वारा ही सुखी हो सकते हैं? बोलो क्या लगता है? हाँ, तो उनका जो समझ और संबंध को थोड़ा और पास करिए। हाँ, समझ और संबंध को लेके जो सवाल था, तो मुझे लगता है कि समझ पूर्वक संबंधों के निर्वहन से हम सुखी हो सकते हैं जी। क्योंकि समझ व्यक्ति में है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ रहते हैं और मेरे में समझ है वो मेरे आचरण से आ पाती है और आचरण मैं अपने संबंधों में करती हूँ।
एकदम तो ठीक बात है। इसलिए समझपूर्वक संबंध से हम सुखी हो पाएंगे। दोनों में से मतलब एक का अलग करके उन्हें नहीं देख सकते हम। तो बढ़िया बढ़िया। हेलो। हाँ केवल समझ के बेस पे इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उसमें वैराग्य का भाव आता है। सब कुछ अपन छोड़ नहीं सकते हैं। एक मानव को एक मानव की ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत है। समझ अब वो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं कि ना वो रोटी कपड़ा मकान इस तरह से त्याग देंगे, तो वो नहीं हो सकता। वो केवल समझ के बेस पे नहीं हो सकता, उनको सुविधा भी चाहिए। अब केवल सुविधा पे जाएंगे तो सब कुछ संग्रह करने का भाव आएगा, तो हम संग्रह करके भी क्या क्या कर लेंगे। जैसे आपने एक स्टोरी शेयर करी थी वो गैंगस्टर वाली, उसको एक हद के बाद में एक पैसे का संग्रह भी इस तरह से लगने लगा था कि वो एक कागज़ समान है। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जैसे मुझे कुछ समझ में आया, मुझे कुछ चीज़ें ठीक लग रही, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। किस भाव से शेयर कर रहा हूँ? संबंध के भाव से। मुझे किसी ने समझाया है, मैंने किसी से समझा और अभी भी चल ही रहा है प्रोसेस समझने का, तो वो किस भाव से चल रहा है? संबंध से। अब संबंध को हटा दे तो मैं जिनसे समझ रहा हूँ वो कहाँ से समझ ले आए? उन्होंने मुझे जो समझाया, मैं वो संबंध हटा दे तो मैं कहाँ से ले आया और मैं आपको कहाँ बता रहा हूँ? और फिर आप सवाल ही कैसे करोगे कि समझ को रखे तो या उसके साथ में संबंध को भी जोड़े? तो एक तरह से मैं जो आपको थोड़ा वो साइंटिफिकली बता रहा था ना कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अपने में अकेले अकेले रहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन अकेला रहता है तो ना बहुत आवेशित रहता है, तो जब भी कोई पार्टिकल अकेला रहता है ना तो वो उत्पात मचाता है, वो आवेशित रहता है। जब वो एक परमाणु में आता है तब उसकी एक व्यवस्थित गति बन पाती। तो वो प्रकृति का मॉडल है और हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति के ही अंग है। तो परिवार में जीना, परिवार में अपने आचरण को निश्चित करना, वो अपना एक प्राकृतिक मॉडल है जो हम जीने में ला रहे हैं। तो परिवार होना ना होना ये कोई चॉइस नहीं है, ये बाय नेचर है ही। आज के दिन हम इतना वो मान्यताओं में चले गए कि परिवार होना ना होना भी हमको एक चॉइस लगने लगा है। बट सही में देखें तो ये प्राकृतिक डिजाइन है जो एक परमाणु से लेकर के पूरी गैलेक्सी तक चलती है, वो डिजाइन पूरा। हम कौन होते हैं उसको नकारने वाले? नहीं नकार सकते, वो एकदम प्राकृतिक इकाई है, प्राकृतिक मॉडल है। और जैसा भैया ने बताया ना कि सुविधा भी चाहिए, तो चाहिए ही, वरना मैं यहाँ आता कैसे यदि इतनी सारी बस ना घूमती तो तो वो सारी सुविधाएं है, उसका सदुपयोग सोचना चाहिए। बढ़िया। तो आपका भैया प्रश्न एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि फिर से ध्यान में आ जाए सर। सर समझ का जो डेफिनेशन लिखी आपने, जो जैसा है उसको वैसा देखना, वो समझ में मतलब हो गया कि मतलब कि जो जैसा है उसको वैसे ही देखना, ना उसको कुछ भी है वो, मतलब सिर्फ मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने समझ से मतलब वो 2 एरो निकाले और संबंध, उभयदृष्टि और सुविधा और समृद्धि, इससे फिर एक मतलब थोड़े चांसेस बन रहे हैं कि हाँ ठीक है इससे सुख आ सकता है। पर एक लाइन आपने वहाँ लिख दी, स्वयं में व्यवस्था और बड़ी व्यवस्थाओं में भागीदारी, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। मतलब इसको थोड़ा डिस्क्राइब। ठीक है ना, अभी बताया ना एक परमाणु में कैसे व्यवस्था हो रही, एक एक अंश है अपने में व्यवस्थित है और पूरे परमाणु की व्यवस्था में भागीदारी करता है। वैसे हम समझदार है, हम में इतनी क्लैरिटी है, उसके समझ है, उसके साथ में हम जब भी जीते हैं समझपूर्वक जीते हैं। ठीक है। तो जो ये संबंध है, ये मानव बड़ी इकाई है कि संबंध बड़ी इकाई है? संबंध बड़ी इकाई, क्योंकि संबंध में कम से कम 2 तो चाहिए, मानव तो एक है। तो मानव अपने में व्यवस्था है, संबंध की व्यवस्था में भागीदार है। परिवार उससे बड़ी इकाई है जिसमें बहुत सारे संबंध मिलते हैं। तो हम मानव अपने में व्यवस्था, संबंध में भागीदार, संबंध अपने में व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था में भागीदार, परिवार अपने में व्यवस्था, समाज की व्यवस्था में भागीदार। ये सुख के फैलाव के स्तर है, सुख का जो बेस है वो ये है। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ जी, माइक दीजिए। हेलो जी। समझ, समृद्धि और संबंध तीनों ही एक चीज़ है। तीनों में अगर एक कमी है तो चल नहीं सकता कोई चीज़।
समझ भी है बहुत अच्छी, संबंध भी बहुत बढ़िया है, पर समृद्धि नहीं है तो कोई काम के मतलब नहीं है। ठीक बात है। अगर समृद्धि भी है, संबंध भी है और समझ नहीं है तो है जो खत्म हो जाएंगे। तो मेरा मतलब है कहने का कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का होने पर हर चीज़ परफेक्ट होती जाएगी। एकदम ठीक बात है, तीनों चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि सुविधा की आवश्यकता समय में भी और क्वांटिटी में भी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। मतलब कपड़े कितने चाहिए, आप कहीं तो रोक सकते हो ना। मान लो आप कह लो 100 कपड़े चाहिए मुझे, या रोज़ नया कपड़ा पहनने के लिए 365 कपड़े चाहिए, फिर भी एक जगह तो रुकोगे। जो संबंध में भाव है उसमें क्या कहोगे? उसमें ऐसा कोई है नापतोल? 1 किलो विश्वास चाहिए, 4.5 लीटर प्यार चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ। सुविधा को हम नाप सकते हैं, किलो में नाप लो, संख्या में नाप लो, लीटर में नाप लो, भाव को नहीं नाप सकते। तो कि एक है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर काम करने से पूरा होता है, एक है जो समझदारी पर, चैतन्य संसार पर काम करने से पूरा होता है। ठीक है, आप चैतन्य संसार पे काम कर लो, आपकी सुविधाएं पूरी होगी? नहीं होगी। चैतन्य संसार समझते हैं ना? अभी बहुत पहली बार बोल रहा हूँ इस शिविर में ये शब्द। मतलब ये जो भाव वाला मामला है, जो शरीर से कुछ ऊपर की चीज़ है, वो वाला भाग। तो चैतन्य संसार पे काम कर लिया तो उससे खाना थोड़ी मिलेगा, उससे कपड़े नहीं मिलेंगे, उससे मकान नहीं बनेगा। तो उसके लिए भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर काम करना पड़ेगा। भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर काम कर लिए, उससे भाव मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भाव की पूर्ति के लिए, संबंध की मधुरता के लिए चैतन्य संसार पर काम करना है, अपने पे काम करना है, अपने भाव विचार पे काम करना है। और सुविधा की पूर्ति के लिए भौतिक रासायनिक वस्तु पर काम करना है। पूरी जिंदगी कहाँ जा रही है अपनी? सिर्फ भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर काम कर रहे। अपने पे कितना काम किया? जबकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सुविधा 2-4 कम हो जाएगी, चल जाएगा। भाव कम हो चलता है? नहीं चलता। तो मुद्दा ये है कि जो अपने पे काम करने वाली बात कर रहे हैं ना, तो अपने पे मतलब क्या, स्वयं मतलब क्या? जैसे हम ये कहते हैं कि हमको भोजन करना है, भोजन का स्वाद लेना है। भोजन कौन करता है? शरीर। स्वाद कौन लेता है? सोचिए, इतना जल्दी थोड़ी उत्तर आ जाएगा। सदियाँ बीत गई, मैं कौन हूँ का उत्तर ढूंढते ढूंढते। ठीक है, आवाज़ कहाँ कान में पड़ती, सुनता कौन है? हमारे गुजरात में जो सुरेश भाई है ना, प्रबोधक, वो ऐसा फनी क्वेश्चन पूछते हैं इसको लेकर के कि आपको कान में खुजली हो रही हो और आप ऐसे खुजाओ तो मज़ा किसको आता है, उंगली को कि कान को? नहीं, सोचने जैसा है ना, सोचिए किसको मज़ा आता है, उंगली को कि कान को? हाँ, तो मतलब इन सारे प्रश्नों से किस बात पर ध्यान जा रहा है? फिर हम चाहे उसको अभी मन नाम दे, चाहे उसको आत्मा नाम दे, चाहे उसको कुछ भी नाम दे, बट कोई ऐसी इकाई है जो मैं खुद हूँ, जो इस शरीर से ज़्यादा हूँ, शरीर से बढ़कर कुछ हूँ। ये ध्यान जा रहा है? हम लोग तब जो थोड़ा चैतन्य संसार में प्रवेश कर रहे हैं, समृद्धि को निपटा लिए, भौतिक रासायनिक वस्तु को, अब थोड़ा चैतन्य पे बात कर रहे हैं। तो क्या ध्यान जा रहा है कि मैं कुछ हूँ जो इस शरीर से अलग हूँ। इस पर सोचते हैं ना? ठीक है, कितने बजे?
6:30 होने को है, तो अभी ब्रेक कर लें।